अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे काम में आसानी पैदा करे, दुनिया आखिरत में इज़्ज़त दे। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदन। ऐ लोगो जो अल्लाह का तकवा रखते हो, जब भी बात किया करो तो सीधी किया करो। तो अल्लाह ताला फरमाते तुम्हें एक इनाम दूंगा, युस्लिह लकुम आमालकुम व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। तो मैं क्या करूँगा? तुम्हारे काम सही कर दूँगा। कारोबार कर रहे हो, कारोबार चलना शुरू हो जाएगा। स्टडी कर रहे हो, तुम्हें कामयाब कर दूँगा। टीचिंग कर रहे हो, तुम्हारे स्टूडेंट पास होना शुरू हो जाएंगे। वमन युतिल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। और जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की, उसको दुनिया आखिरत में बुलंद मुकाम अता किया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम एक अच्छे मुसलमान बने। 1 अरब मुसलमान होने के बावजूद जो हमारी इस वक्त हालत है, उसमें मैं समझता हूँ सबसे बड़ी वजह ये है कि लोगों का हमारे ऊपर वो एतबार नहीं है कि ये जो कहेंगे वो करेंगे भी कि नहीं करेंगे। दिस इज़ द मेजर रीज़न। आप अपनी फर्म में जाएंगे, जाके आजमा के देख लीजिएगा कि आप अपनी फर्म के अंदर वो काम करना शुरू कर दें जो आप कहा जाता है, जो इंस्ट्रक्शंस पास की जाती हैं, आप देखेंगे कि आप अपनी फर्म के अंदर कितनी तरक्की करते हैं। आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आने की बात है। कैफ 2 हमने फैसला किया हुआ था कि हमने क्या करना, उसको इंशाल्लाह इस अटेम्प्ट में पास करना है, राइट। और सीए के अंदर मैंने आपको 2 चीज़ें कही थी, सी और ए। ये क्या है? कंसिस्टेंट एफर्ट है। ये सी कंसिस्टेंट और ए फॉर एफर्ट। ये हमारे वाली एफर्ट है जो कि थोड़ी सी बड़े वाली है, राइट। तो ये हमने काम नहीं छोड़ना, हमने इसको रखना है, राइट। तो पागलों की तरह नहीं पढ़ना, नॉर्मल पढ़ना है, लेकिन इंशाल्लाह ये हो जाएगा। इसमें हमने टैक्स के अंदर एथिक्स को, इखलाकियात को स्टार्ट किया था कि टैक्स सिस्टम कैसा होना चाहिए। हमने कहा था सबसे पहले कि टैक्स सिस्टम ऐसा हो जो इतना रेवेन्यू जनरेट करे कि मुल्क की ज़रूरियात पूरी हो सके, राइट। टैक्स सिस्टम ऐसा होना चाहिए, अमीरों से ज़्यादा टैक्स लें, गरीबों को टैक्स कम लें। इस तरह की हमने फ्लेक्सिबल होना चाहिए, राइट, सिंपल होना चाहिए। ये बातें हमने डिस्कस की थी। इससे डेवलपमेंट होनी चाहिए, हमारे बाकी जो ज़रूरियात हैं वो भी पूरी होनी चाहिए। ये हमने सिस्टम के अंदर एक बात मुकम्मल की थी। अब जो हमारा आई कैप की बुक का चैप्टर नंबर 3 है, राइट, चैप्टर नंबर 3, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ये हम अपना जो कैफ 2 का एग्ज़ाम है ना, उसका लास्ट क्वेश्चन, नॉर्मली ये क्वेश्चन नंबर 8 या 7 होगा। ये नॉर्मली ये लास्ट क्वेश्चन होता है, अराउंड 10 मार्क्स का, उसकी बात कर रहे हैं। मैं आपको क्वेश्चन वाइज जो है ना वो प्रिपरेशन करवाऊंगा इंशाल्लाह कि ये जो हम काम कर रहे हैं ये आपको एग्ज़ाम में कहाँ मिलेगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर नॉर्मली 8 होगा, जो रेट्स होंगे उससे ऊपर लिखा हुआ होगा। उसके अंदर है एथिक्स, इखलाकियात क्या हैं, कि 4 लोग इसमें, 4 पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं। देना किसने है? टैक्स, टैक्स पेयर ने। असल है कि टैक्स पेयर ने टैक्स देना है, राइट। और टैक्स का कानून बनाना किसने है? लेजिस्लेटर ने, राइट। इसने बनाने के बाद किसको कहना है? एडमिनिस्ट्रेटर्स को, टैक्स डिपार्टमेंट को, एफबीआर को, कि जनाब अब आप लोगों से क्या करें? टैक्स कलेक्ट करें। इसी तरह टैक्स पेयर्स क्या करते हैं कि अपना वकील, अपने कंसल्टेंट्स को हायर करते हैं, क्योंकि इनको तो हो सकता है हर टैक्स पेयर को टैक्स का नॉलेज ना हो, राइट। तो इन्होंने किनके साथ इंटरेक्ट करना होता है? टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर के साथ, ऑन द बिहाफ ऑफ द टैक्स पेयर जो है। तो इनके इखलाकियात क्या हैं, इनको किन चीज़ों की केयर करनी चाहिए और किन से बाज रहना चाहिए, ये असल मौजू है। अंडरस्टैंड? इसका बताने का मकसद स्टूडेंट को क्या है, पढ़ाने का असल ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे स्टूडेंट जो सीए करें, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बने, उनके ऊपर तो ये वाले रूल्स अप्लाई होंगे,
लेकिन उनको इनका भी पता होना चाहिए। अगर वो कहीं टैक्स में चले जाएं, आप यहाँ भी तो जा सकते हैं ना, आप कमिश्नर की पोस्ट पे चले गए हैं, तो आपको यहाँ पर भी पता होना चाहिए कि मुझे किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। देखें ना, जब घर में नई बहू आती है तो सास, अच्छी सास जो होती है उसको पहले समझाती है कि हमारे घर के असूल क्या हैं, कि उनको बताती है कि देखें बेटा, मेरे घर के अंदर मिर्च कम इस्तेमाल की जाती है, तो इसका ख्याल करना। राइट, आपके जो ससुर हैं वो शुगर के पेशेंट हैं, इनको शुगर की वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं देनी। जितना भी तुम्हें कहें ना, चुप करके भी इनको वो चीज़ आपने नहीं प्रोवाइड करनी। राइट, मेरे जोड़ों में दर्द होता है, मुझे आपने कोई दही वाली, दूध वाली चीज़ भी नहीं देनी। रात को मेरे पाँव दबा के सोने हैं। राइट, ये सारे काम जो है उसको इंस्ट्रक्शन पास की जाती हैं ताकि घर का माहौल मज़ीद ख़राब से ख़राब होता जाए। समझ तो ये चीज़ है। तो इसी तरह आपको सीए में एंट्री के लिए चीज़ें बताई जा रही हैं। तो लेजिस्लेशन में भी हम लोग जाते हैं, हम बजट बनाते हैं। देखें, पाकिस्तान में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं ये बजट बना रहे होते हैं नॉर्मली, तो लेजिस्लेट करते हुए आपको किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। राइट, और ये तो हैं ही हैं बेचारे, इनका भी। तो लेजिस्लेटर में हमने कहा था जो कानूनदान हैं, जो कानून को बनाते हैं, उनको किस चीज़ का ख्याल करना चाहिए, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन का। जो बेसिक प्रिंसिपल है, एक्विटी का प्रिंसिपल है कि ज़्यादा बड़े लोगों से, अमीरों से ज़्यादा लें, गरीबों से कम लें, पढ़ा था ना हमने। फ्लेक्सिबल सिस्टम बनाएं, फिस्कल एडिक्वेसी होनी चाहिए ताकि जो पैसा मिल रहा है वो क्या हो, इतना पूरा हो जाए कि आपके डेफिसिट उसमें ना हो। ये वाला इनके अंदर होना चाहिए। हमने एडमिनिस्ट्रेटर को स्टार्ट किया हुआ था, मैंने आपको एक रीकैप दिया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं है तो इसके दो मतलब होते हैं, या तो समझ लग गई है या लग समझ गई है। जी, समझ लग गई है या लग समझ गई है? समझ लग गई, अल्हम्दुलिल्लाह। और याद भी कर रहे हैं? लिख के तो नहीं याद कर रहे आप? लिख के कर रहे हैं, चल अच्छा कर रहे हैं फिर तो, ये भी अच्छी बात है। टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर हमने बात की थी, ये हमने स्टार्ट किया हुआ था कि इसको 4 चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। फेयरनेस, डजन क्या करना चाहिए, फेयर एंड लवली लगा के ऑफिस जाना चाहिए, ऐसा है। फेयर होना चाहिए, काम को ठीक करें, जो उनका काम है उसको करना चाहिए। ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। राइट, जो चीज़ भी है बिल्कुल क्लियर, जैसे आजकल हमारी सुप्रीम कोर्ट की लाइफ आती, इसको ट्रांसपेरेंसी कहते हैं कि हर चीज़ को बिल्कुल दिखाया जा रहा है, वो है ट्रांसपेरेंस। एक्विटी, राइट, उसको रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहिए, किसके लिए, अमीरों से कलेक्ट करके किसको देना चाहिए, गरीबों के ऊपर करना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी कहते हैं एहतसाब को। अकाउंट्स कहते हैं, बनाए ही अकाउंट्स इसलिए जाते हैं ताकि आपसे आपकी जांच पड़ताल की जा सके। यू वांट टू बी एन अकाउंटेंट, अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो अकाउंट्स का मतलब ही एक होता है ताकि उसका एहतसाब किया जा सके, पूछा जा सके कि जो तुम कर रहे हो तुमने क्या किया है। राइट, तो ये उसकी अकाउंटेबिलिटी। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का, नैब का नाम सुना होगा। आजकल तो ये सारी एजेंसियां हमारी बड़ी एक्टिव हुई हैं माशाल्लाह, दूसरी एजेंसियों के साथ भी काफ़ी एक्टिव हो गई हैं। राइट, तो अकाउंटेबिलिटी जो है हमारा एक है, देयर मस्ट बी अ स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर रॉन्ग डूअर्स। जो गलत कर रहे हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम होना चाहिए। किसका, अकाउंटेबिलिटी का, पूछ गिछ का। विच शुड कर्ब करप्शन, नेपोटिज्म एंड मैल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको कर्ब करना चाहिए, कुचल देना चाहिए। किसको कुचलें, करप्शन को। और करप्ट कौन है, आवाम, तो उसको क्या करना चाहिए, कुचल देना चाहिए। तो वो लोग जो रिश्वत लें, बाकी काम करें, नेपोटिज्म करें या गंदी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इन्वॉल्व हों, तो उनको क्या करना चाहिए, कुचल देना चाहिए। राइट, आजकल देखा एक एजेंसी ने काम किया, दूसरी एजेंसी ने उसको उसकी जो क्या किया, उसको जाके, अभी एक वाक़या हुआ ना, तो उन्होंने उसको जाके ठीक कर दिया। तो ये अकाउंटेबिलिटी हुई उनकी। अब ये लफ्ज़ आपको सही समझ आ गया होगा कि अकाउंटेबिलिटी ये चीज़ है, एहतसाब हो गया वो। अच्छा, ये पिलर जो है ये एग्ज़ाम में काफ़ी दफ़ा आ चुके हुए हैं। अब ये 4 कंप्लीट हो गए। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि जनाब आप जो हैं
टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर के जो एथिकल ग्राउंड्स हैं, तो आप उसमें FATE ये लिख सकते हैं आप, राइट। तो F क्या था? फेयरनेस, A अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड एक्विटी। ये इसके 4 बेसिक जो हैं वो हैं। अब उसके बाद इनको क्या करना चाहिए, इनके कुछ प्लस हैं और कुछ नेगेटिव हैं। इनके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं और उनसे बचने के लिए उनको क्या करना चाहिए, रेमेडियल स्टेप्स जो हैं। देखें, एक चीज़ होती है, आप डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर पहले आपकी बीमारी को आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफिकेशन के बाद उसके आपको स्टेप्स देता है कि भाई आज गला आपका ख़राब हो गया, आपने जो है वो ठंडी चीज़ जो है वो इस्तेमाल नहीं करनी, कुरकुरे नहीं खाने, बर्गर नहीं खाना, रेमेडियल स्टेप्स भी बताता है ना। तो इसी तरह इन लोगों के लिए, क्योंकि इनको पावर्स दी गई हैं, तो जब भी किसी को ताकत दी जाएगी तो उसका गलत इस्तेमाल लाजमी करने के चांसेस होंगे। ये बात याद रखें, जब भी किसी को ताकत दी जाएगी उसके क्या है, गलत इस्तेमाल होने के चांसेस हो जाएंगे। रन मुरीद इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ पावर। कि आप अपनी बीवी को इतनी ताकत दे दें कि उसके बाद जो है वो छोटे छोटे फैसले वो करे और बड़े फैसले आप करेंगे, राइट। बड़े फैसले हैं कि जनाब ईरान ने इजराइल पे अटैक करना नहीं करना, वो आप फैसला करते हैं। कश्मीर आज़ाद होगा नहीं होगा, ये सारे फैसले फिर घर के आप करते हैं। छोटे फैसले, बर्तन कौन धोएगा, सफाई कौन करेगा, जो है वो पोंछा कौन लगाएगा, सब कुछ जो है वो कौन करेगी, आपकी बीवी फिर फैसले करेगी। तो ताकत की वजह से जो है कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। अब आ जाते हैं उसके ऊपर कि अंडर द 4 पिलर्स सम ऑफ द एथिकल इश्यूज। इशू मीन प्रॉब्लम क्रिएट होंगी फेसिंग टैक्स एडमिनिस्ट्रेशंस आर एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट, तोहफातन हदियतन, कि जनाब आपको एक चीज़ तोहफे में दी जा रही है। अल-कादर ट्रस्ट का जो केस इस वक्त बना हुआ है वो यही बना हुआ है। अल-कादर ट्रस्ट का केस जो है वो यही बना हुआ है कि साहब आपने यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए क्या किया, उसके अगेंस्ट रिश्वत के तौर पे गिफ्ट लिया मलिक रियाज साहब से। इमरान खान के ऊपर जो केस है वो ये है कि आपको किसी, यानी आपको इसकी सैलरी मिलती है ना, आप ऑफिस में आते हो, बैठते हो, एक साहब आपके पास अपना केस लेकर आए हैं, आप उससे कोई गिफ्ट नहीं लो, समझ आ रही ना, कोई नजराने किसी भी शक्ल में, उसको क्या माना जाएगा, रिश्वत मानी जाएगी। तो पहली चीज़ क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट जो है, ये पहला इशू फेस करना पड़ता है। तो यहाँ एग्जाम में आपको इश्यूज आएंगे कि भाई क्या इश्यूज जो हैं जो एक एडमिनिस्ट्रेटर को फेस करना पड़ सकते हैं, या उसकी वो कैसे सिस्टम को अब्यूज़ करता है। ये क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है। देखिए, हमने हर सूरत में क्वेश्चन पे पहुंचना होता है कि भाई मैं जो ये पढ़ रहा हूँ इसका क्वेश्चन क्या होगा जिसका ये आंसर होगा। अगर आप चीज़ों को याद करते जा रहे हैं एंड यू आर अनएबल टू रीच द क्वेश्चन विच मे बी रेज्ड ड्यूरिंग द एग्जाम, राइट, दैट माइट बी पॉसिबल दैट यू आर नॉट सक्सेसफुल इन द एग्जाम। कीप इन माइंड, ये बात जहन में आपने रखनी है। हमेशा सोचा करें वो क्वेश्चन क्या है जिसका ये जवाब है, वो क्या पॉसिबल क्वेश्चन है। आप यकीन करें कि आप आराम से सीए कर लेंगे। क्या है, आराम करने से नहीं कि सर ने कहा था कि आराम करने से सीए हो जाएगा। आराम से मुराद ये है कि एक मेथडोलॉजी है, एक टेक्निकल चीज़ है जिसके साथ आप सीए आराम से कर सकते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट पहली चीज़। तो सवाल क्या होगा एग्जाम में इसका कि जनाब उसकी वो कैसे सिस्टम को अब्यूज़ करता है। तो आप कहेंगे कि वो गिफ्ट लेता है, एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट ले सकता है। तो क्या कर रहा है, सिस्टम को अभी मिस यूज़ ऑफ पावर का वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है, राइट, कि अपनी पावर का मिस यूज़ कैसे करेगा, वो गिफ्ट लेगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इसकी बेहतरीन एग्जांपल क्या दी थी मैंने आपको, आटा गूंदी हिल्दी बहुत है, राइट। वो कहते नहीं ये हुब्बे अली नहीं बुग़्ज़े मुआविया है, ये भी उर्दू में बोला जाता है। यानी जो बात आप कर रहे हैं उसके अगेंस्ट कोई बात वो चल रही है। मिसाल के तौर के ऊपर एक मिसाल है जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो अक्सर कोट की जाती है कि एक दो लड़कों की आपस में लड़ाई हुई, एक तीसरे लड़के ने आके भी उसकी धुलाई शुरू कर दी। उसने कहा भी ये तो आपस में लड़ रहे थे, तुम इसको क्यों मार रहे हो, वो जी शरीफ आदमी के साथ लड़ रहे थे इसलिए इसको मैं मार रहा हूँ। वो जब उस मैटर को प्रॉब किया गया, देखा गया, तो पता चला कि इसका इसके साथ कोई और वजह थी। यानी ये क्या कह रहा है कि ये इसके साथ लड़ रहा था, इसको मैं इसलिए मार रहा हूँ।
हालांकि वजह नहीं थी, वो कोई और वजह थी जो इसको गुस्सा था इसके ऊपर, तो इसको बहाना मिल गया। अब इसने जनाब उसकी वजह से इसकी धुलाई करनी शुरू कर दी। समझ आ रही है ना? ये अक्सर लड़ाई हो जाती है इस वजह से। तो इस वजह से वो मार रहा था, असल में वजह उसकी लड़ने की नहीं थी, ये बहाना ढूंढ रहा था। तो ये है, तो ये है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। समझ आई कि नहीं? कभी भी समझ नहीं आई? यानी उस बंदे को जो तंग किया जा रहा है, वो तंग इस वजह से नहीं किया जा रहा कि ये पैसे जमा करवाए, उसके काम को डिले इसलिए किया जा रहा है। अच्छा, मैं अभी आपको बात बताता हूँ। अभी आज जैसे वो मैंने ये जो ग्रीन मीटरिंग वगैरह हो रही है, तो सोलर के लिए ग्रीन मीटरिंग करवानी थी। उससे मैंने पूछा कि क्या होगा, उसने वो इतना लंबा मुझे प्रोसीजर बता दिया। पहले ये होगा, कागजात होंगे, उसकी छानबीन होगी, फिर ये होगा, फिर वो होगा, फिर फलाना होगा, फिर टिंगना होगा। तो मुझे समझ आएगी कि ये होने वाला काम नहीं है। ये सूरज को डायरेक्ट मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि आप प्लीज़ आके मेरा कोई सिस्टम चला दें, वरना इन्होंने चलाने वाले नहीं हैं। तो वो मेरे कज़न थे एक्सिन, वो गए, उन्होंने कहा यार ये मीटर लगाने का जी मसला ही कोई नहीं है। अगले दिन मीटर लगा गए वो। समझ आ रही है ना? तो यानी वो जो मुझे तंग कर रहा था, वो क्यों कर रहा था? हालांकि हर चीज़ ठीक थी। वो तंग करने का उसका एक ही मकसद था कि जनाब मुझे एक गिफ्ट दें, ये पहली चीज़ दें। अब समझ आ गई कि नहीं? भाई ना आप हाँ करते हो ना करते हो। एम आई टॉकिंग टू मशीन्स? मैट्रिक्स में तो नहीं बैठे हुए? मैं मैट्रिक्स 1, कितनी मैट्रिक्स आ चुकी हुई हैं? चलें, सिलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ द लॉ और इनकंसिस्टेंसी इन अप्लाइंग द लॉ। क्या बात है, ये क्या आपको समझ आई इसकी? कि कुछ बंदों को पकड़ना और किसी को छोड़ते जाना। किसी को एनआरओ दे जाओ, किसी को पकड़ के जनाब ठोकी जाओ उसको पकड़ के। ये वो है सिलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ। यानी आप किसी को तो कुछ कहते हो, वही चीज कोई और करता है तो उसको क्या करते हो? छोड़ देते हो। समझ आ रही? ये क्या है? अब्यूज कर रहे हैं आप सिस्टम को। आप लॉ की एप्लीकेशन नहीं, कानून हर एक के ऊपर बराबर होना चाहिए, आप इसको सिस्टम कर रहे हो। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ये आपको उसके अंदर काम नहीं करना चाहिए। नहीं हो रहा, होता है ना, ये अब्यूज है ना, कि भी आप किसी के कहने के ऊपर फैसला सुना रहे हो। वो 6 जजेस ने क्या कहा है, वो इसी बात के ऊपर उन्होंने शोर मचाया है ना, कि जनाब हमें पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, हमें थ्रेट किया जा रहा है कि हम फैसला इनके कहने पे करें। ये है कि आपको यू डू नॉट एम्प्लॉय द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, यू शुडंट वर्क अंडर द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। आपको सियासी क्या करना चाहिए? इन्फ्लुएंस को उसके अंडर काम नहीं करना चाहिए। पहले देखें, गिफ्ट का लेना अब्यूज है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अब्यूज है, सिलेक्टिव केसेस करना अब्यूज है सिस्टम की, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का प्रेशर लेना ये क्या है? अब्यूज है। कॉन्फिडेंशियलिटी को डिस्क्लोज करना, कोई इंफॉर्मेशन है, आप किसी को इंफॉर्मेशन आगे प्रोवाइड कर रहे हैं किसके साथ ये भी है, ये भी है, राइट, वो भी आप नहीं करें। देखें, एक एडमिनिस्ट्रेटर किसी की इंफॉर्मेशन को सिर्फ अगर कानून कहेगा तो उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करेगा, अदरवाइज उसको डिस्क्लोज, उसको कॉन्फिडेंशियलिटी को क्या करना है? मेंटेन करना पड़ेगा। डिस्क्रिशन, इम्तियाजी सलूक करना। क्या करना? 2 कैदी आपके पास आ गए हैं, एक को एयर कंडीशनर लगा दिया और एक को ज़मीन पे सुला दिया, उसको चादर भी नहीं दी। ये होती है डिस्क्रिशन करना, इम्तियाजी सलूक करना। मिसाल के तौर पे आप कमिश्नर हैं, एक वो बंदा जो आपको पैसे दे रहा है, उसको तो जनाब आप चेयर पे बिठा रहे हैं, उसको पानी भी पिला रहे हैं, उसका फ़ौरन काम कर रहे हैं, और वो शख्स जो आपको कुछ नहीं दे रहा, राइट, वो मौलवी साहब आपके पास कह रहे हैं जी मेरा केस हल कर दें जी, फ़ाइल आपकी बड़ी दूर पड़ी हुई है, फ़ाइल अभी फ़लाँ साहब के पास है, वो आएगी, मैं देखूंगा, मैं करूंगा, अभी साहब चाय पी रहे हैं। ये डिस्क्रिशन नहीं होनी चाहिए। ये भी क्या है? टू एम्प्लॉय द डिस्क्रिशन इज़ अ अब्यूज़ ऑफ द पावर्स, मिस यूज़ ऑफ द पावर्स, ये आप भी इसको कर रहे हैं। करप्शन, ये सारी वैसे करप्शन ही है, इसको लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं थी कि आप करप्ट जो है वो उसको एम्प्लॉय कर रहे हैं। लैक ऑफ ऑटोनोमी, ऑटो कहते हैं, किसको कहते हैं? रिक्शे को भी कहते हैं ऑटो।
ऑटोनॉमी यानी एक सीधी जो है वो काम सबके ऊपर अप्लाई होना चाहिए। आपने ऑटोनॉमी भी नहीं रखी हुई, सबके साथ एक जैसा सलूक आप, तो देखें ये आपस में देखें, सबसे पहले ए अगर कोई वर्ड बनाना चाहे तो बनता है कि नहीं बन रहा? आप कहते सर वैसे ही याद कर लेंगे, आप टेंशन ना लें। पुलिस तो नहीं बन रहा, पी नजर आ रहा है मुझे। डी, पी, जी चलिए इतनी देर में वैसे ही आपने याद कर लेना इसकी। तो पहली चीज क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट। नंबर 2 कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, सिलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ जो है ना उसकी केसेस को सिलेक्ट करना, और क्या है? पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, करप्शन, डिस्क्रिशन, राइट। अब इसके रेमेडियल स्टेप्स क्या है? यानी ये प्रॉब्लम थी, ये क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में भी आपको मिलेगा कि उसने पूछा हुआ कि पहले बताएं अब्यूज क्या है और उसके रेमेडियल स्टेप्स बताएं कि उससे कैसे बचा जा सकता है, ताकि हम वो ऊपर जो 4 पिलर हैं उसको फॉलो कर सके, ट्रांसपेरेंसी हो, वो सारी चीज़ें मौजूद हों, उसके लिए क्या चीज़ मौजूद है। उसने कहा जी प्लान्स आपके ओपन होने चाहिए। ये हैं वैसे पाकिस्तान में हमारे जो जितने प्लान्स होते हैं क्या होते हैं? ओपन होते हैं, कि जो भी अभी बजट आएगा आपको सारा बता दिया जाएगा। प्लान शुड बी ओपन, क्लियर होने चाहिए। पॉलिसी स्टेटमेंट, जो भी आपकी पॉलिसीज आएँ वो भी होती हैं। प्लान्स ओपन होने चाहिए। पॉलिसी रूल्स, इसमें ना थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। प्लान होता है जो रिटन फॉर्म में नहीं होता, पॉलिसी जो है वो पॉलिसी आपको मिल जाती है, रूल्स लॉ के अंदर होते हैं, लेकिन ये इंटरचेंजेबली वर्ड जो है ना वो यूज़ होते हैं कि ये हमारी पॉलिसी है, राइट। फाइंडिंग्स, आपने केस जो है उसका एक डिसाइड किया और उन फाइंडिंग्स को क्या करें? पब्लिश करें कि जनाब ये फाइंडिंग्स थी। जैसे वो हमारे पॉलिटिशियंस कहते हैं ना कि जनाब मेरा जो भी केस है उसको ओपन करें, मेरा ओपन कोर्ट ट्रायल करें, ताकि सबको पता चले कि जनाब वो क्या हो रहा है। आपकी फाइंडिंग्स जो आपने वहाँ से चीज़ फाइंड की है उसको ओपन करें, यानी पब्लिक के लिए ओपन करें। डजंट मीन कि घर बैठ के चुप करके ओपन करें फिर उसको बंद कर दें। जनाब मैंने रात को भी ओपन किया, रोज़ ही मैं ओपन करता हूँ। इसका मतलब क्या है? ओपन फॉर द पब्लिक। ओपन रीजंस, उसमें से जो आपने असल में ये देखें लफ्ज़ जो रेपिटेशन हो रही है, राइट, ये उसी की है कि रीजंस और फाइंडिंग में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, लेकिन हमें चूंकि नंबर लेने होते हैं, नंबर गेम चल रही होती है, इसलिए हमें थोड़ा सा उसको खींच देते हैं। ओपन प्रेसिडेंट्स, अच्छा ये वर्ड पता है प्रेसिडेंट क्या होता है? प्रेसिडेंट क्या होता है? आप घरों में बड़ा प्रेसिडेंट यूज़ करते हैं, उसने भी तो ये किया था ना, आपको ने उसको तो कुछ नहीं कहा। कल वो भी तो गया था ना, आप मुझे ही सारे काम कहते हैं, इसको प्रेसिडेंट बोलते हैं। जब आप किसी का रेफरेंस दें, किसी के साथ आपने कुछ सलूक किया हो, तो आप वो भी प्रेसिडेंट जो है वो मांगते हैं, राइट। मैं आपको मिसाल देता हूँ। अभी मेरा एक बच्चा जो था वो बीमार हो गया, बेटी मेरी, तो वो जो भी मांग रही थी हम उसको वो दे रहे थे। उसने कहा जी ये भी ला दें, ये भी ला दें, पैसे भी दे दें, हम उसको देते जा रहे थे। अब मेरा बेटा मुझे क्या कहता है कि मुझे भी ये चीज़ दें। मैंने कहा यार चुप कर जा ज़रा। कहता उसको भी तो दे रहे हैं ना, ये प्रेसिडेंट था। कि भी आप उसके साथ भी तो ये सलूक कर रहे नहीं कर रहे, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि आपका प्रेसिडेंट गलत है। शी इज़ अ पेशेंट नाउ, ये प्रेसिडेंट आप सही। तो प्रेसिडेंट वो होता है कि सेम सिचुएशन के अंदर आप अपनी बात को क्या कर सकें? मनवा सकें। अंडरस्टैंड? मिसाल देता हूं, वो कहते हैं कि जनाब उसने भी तो घड़ी ली थी ना, अब मेरी घड़ी के पीछे पड़ गए हैं, तो उसकी घड़ी कौन सी थी? कहते हैं उसके ऊपर खाना काबा नहीं बना हुआ था, इसलिए आप इसका प्रेसिडेंट नहीं दे सकते। सही है, क्योंकि सेम प्रेसिडेंट, यानी जिस घड़ी के ऊपर खाना काबा बना होगा वो घड़ी को लेकर जाएगा तो उसको हम जो है ना वो करप्ट करेंगे, लेकिन अगर वो नहीं बना होगा तो उसको वो नहीं करेंगे। समझ आ रही ना? तो ये प्रेसिडेंट जो है ना वो चलते हैं। और फेयर इनफॉर्मल प्रोसीजर होने चाहिए जिसके अंदर आप करें। नंबर 1, अब देखिएगा प्रॉब्लम क्या थी? गिफ्ट लेना।
प्रॉब्लम क्या थी? करप्शन। प्रॉब्लम क्या थी? किसी को पकड़ो किसी को छोड़ दो। प्रॉब्लम क्या थी? डिस्क्रेशन। प्रॉब्लम क्या थी? नेपोटिज्म। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। इन प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करो? प्लान, पॉलिसीज, राइट, रूल्स, फाइंडिंग्स, रीजंस, राइट, प्रेसिडेंट, ये सारे ओपन करो, फिर काम करो ताकि लोग इससे बच सकें। सही है जी। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट था जो एग्जाम में टेस्ट हो चुका हुआ है। टैक्स इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटीज जो हैं ये आ गए। मैं थोड़ा सा इसको बहुत ज़्यादा ही हो जाता है ये को दरमियान में नहीं चलता ये कुछ बना। अच्छा जी, अब जो हमारे पास तकरीबन आप देखेंगे कि जो एडमिनिस्ट्रेटर थे ना, इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी तकरीबन वही आपको वो मिल जाएंगी। एडमिनिस्ट्रेटर में नॉर्मली कौन आते हैं? एफबीआर आ जाता है, और उसके नीचे आती हैं कि जिन्होंने टैक्स को इम्प्लीमेंट करना है। असल में ऐसे समझ लें कि जैसे आईजी जो होता है ना, वो एडमिनिस्ट्रेशन में होता है, लेकिन वो खुद इम्प्लीमेंट नहीं करता। वो किसको भेजता है? एसएचओ को। एसएचओ जाके लोगों को पकड़ दकड़ करता है, उनकी जो भी सॉफ्टवेयर अपडेट करना हो वो सारा वो करता है। जाके इम्प्लीमेंट करना यानी असल में उसने अप्लाई उसने करना होता है। इसकी भी आपको वही चीज़ें मिलेंगी। अ कंसाइज कोड विच कैन एनलिस्ट। देखें, कंसाइज कहते हैं बड़ा ब्रीफ समरी, कोड कहते हैं तरीक़ेकार को, विच कैन एनलिस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो लिस्ट बना सकता है किसकी? टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी एज अंडर, वो ये हो सकती हैं। चूंकि ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये किसी साहब ने जिसने भी किताब बनाई है उसने इसको लिखा खुद नहीं है, उसने चूंकि नेट से उठाया तो उसमें रेपिटेशन है। वही चीज़ ऊपर चल रही है, वही दोबारा आपको यहाँ ऊपर बुलेट्स में थी और यहाँ पर आपको कैसे मिलेगी? लाइन में मिलेगी। ओबे ऑल लॉज रिलेटिंग टू द टैक्सेशन एंड ग्रांट नो एग्जेम्पशंस। यानी आपको जो लोग हैं टैक्स वाले, समझ लें कमिश्नर जो है, उसको क्या करना चाहिए? कानून की पासदारी करें और खाम खा किसी को एग्जाम्पशन ना दे। ये एग्जाम्पशन किस में होती हैं? एग्जाम्पशन क्रेडिट एडवांटेज, कि आप एक साहब आपके पास आ चुके हैं, आपको पता चल चुका हुआ है कि ये पकड़ा गया बंदा, इसने इतना टैक्स चोरी किया हुआ है। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो इट मीन्स यू आर प्रोवाइडिंग एग्जाम्पशन, आपने उसको एग्जेम्प्ट कर दिया कानून से। ये आपने नहीं करना। ये आप क्यों करेंगे? अगेन चले जाए उसी के ऊपर, या आपको गिफ्ट मिलेगा या रिश्वत लेंगे उससे कोई चीज़ में, उसके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे, उसके पर्सनल बेनिफिट लेंगे। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना। तो सबसे पहले क्या है? अब ये पॉजिटिव है। देखें, एग्जाम में सवाल को समझ के उसका रिप्लाई करना है। अगर वो कहे कि जनाब अब्यूज़ बताएं तो नेगेटिव वर्ड आपने एग्जाम में यूज़ करने हैं। एक्सेप्टिंग गिफ्ट फ्रॉम द पब्लिक, गिफ्ट सिर्फ रिश्तेदारों में होता है, बाकी गिफ्ट नहीं होता, ये बात याद रखें। तो आप उनसे गिफ्ट, ये नेगेटिव, अगर नेगेटिव लिस्ट मांगी जा रही है तो नेगेटिव। अगर आपको एग्जाम में ये कहा जा रहा है कि किस चीज़ से उसे बचना चाहिए, आपका अब आंसर वही चेंज होगा। गिफ्ट नहीं लेने चाहिए, डिस्क्रिशन नहीं करनी चाहिए, राइट, ये आप उसको पॉजिटिवली करना चाहेंगे। अब यहाँ पॉजिटिव लिस्ट बताई जा रही है आपको कि कानून की पासदारी करनी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इनकी। पहली क्या है? ओबे लॉ, ठीक है, इसी के अंदर वो भी आ जाएगी। फेयरनेस, अकाउंटेबल, इनकी जो है वो ट्रांसपेरेंसी, वो भी इसमें आ जाएगी कि जनाब इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नंबर 1, बी डेडिकेटेड टू हाईएस्ट आइडियल्स ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी इन ऑल मैटर्स। ऑनेस्टी, ऑनेस्ट, ठीक है। इंटेग्रिटी होती है कि किसी शख्स को, साख जिसे कहते हैं, कि आप किसी शख्स को कोई काम देने के बाद ये अज्यूम कर लें कि ये करेगा, ये उसकी इंटेग्रिटी होती है। ऑनेस्टी और चीज़ है, ईमानदारी से काम करेगा। इंटेग्रिटी, एक इंटेग्रिटी ये है कि मैंने इसको काम दिया है कि इंशाल्लाह इसने करना कोई नहीं है। आप अपने घरों में वर्कर्स को जानते हैं? कोई वर्कर आते हैं ना, प्लम्बर वगैरह, इलेक्ट्रिशियन वगैरह, मेरा तो इनसे वास्ता पड़ता रहता है घर में कामों के लिए। इनकी नेगेटिव इंटेग्रिटी होती है, ज़ीरो भी नहीं होती, 100% तो मैं कहता हूँ कि वराउल वरा जो है ना,
यानी ये मुझे कह देना कि सर मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ और मैं सर बिल्कुल यहाँ पर हूँ, तो मुझे पता होता है कि ये बिल्कुल बकवास कर अभी सोया होगा, यहाँ है ही नहीं, हो सकता लाहौर में ही ना हो ये, और आपको बत्ती के पीछे लगा देगा ये। इसको कहते हैं इंटेग्रिटी, कि पता है कि इसने जो ये कह रहा है ना ये बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहा है, ये होती है। समझ आ रही है? इनको क्या होना चाहिए? बी डेडिकेटेड टू द हाईएस्ट आइडियल्स of honesty and integrity in all matters in order to maintain the respect and confidence government and the taxpayer। क्योंकि ये दरमियान में है ना, ऊपर लेजिस्लेटर है, नीचे कौन है? टैक्स पेयर। इन दोनों, ऊपर लेजिस्लेटर को ये पता है कि जनाब मैं जिसको जो कह रहा हूँ मेरी इंस्ट्रक्शन को एज इट इज़ नीचे सही पास करेगा, और टैक्स पेयर को पता है कि मुझे ये वही बात कर रहा है जो इसको कही गई है। लेकिन अगर ये वो हरकतें शुरू कर दें, ऊपर से कुछ ऑर्डर आया नीचे से, तो फिर हम कहेंगे इसकी इंटेग्रिटी क्या है? वो ज़ीरो है। पहला काम, ओबे ऑल लॉज, इसको लॉ की क्या करनी है? पासदारी करनी है। हैव टू मेंटेन द लेवल ऑफ गुड ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, इसको वो लेवल मेंटेन करना है। स्ट्राइव, इसको कोशिश करनी चाहिए। टू बी इम्पार्शल, न्यूट्रल होना चाहिए इसको, वो वाला न्यूट्रल नहीं जो आप समझ रहे हैं, राइट? इसको क्या होना चाहिए? इम्पार्शल, किसी के साथ डिस्क्रिशन नहीं करें। फेयर, न्यूट्रल एंड कंसिस्टेंट इन हिज ड्यूटीज, ये इसको होने चाहिए इसके अंदर। नंबर 4, प्रोवाइड प्रॉम्प्ट, एफिशिएंट एंड क्वालिटी से। देखें, अगर ये चीज़ें पाकिस्तान में हो जाएं तो शायद फिर आपको जन्नत लगनी शुरू हो जाए। आपको लगे, आपने ये सोचना है कि वो सारे काम जो इस वक्त गोरे कर रहे हैं, गोरे रंग वाले नहीं, अंग्रेज़ जो हैं, वो सारे के सारे मैं लिख दूंगा तो इंशाल्लाह मुझे पूरे एग्ज़ाम में नंबर मिल जाएंगे। जब आ जाए एग्ज़ाम में कि आप टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बताएं, तो आपने क्या करने हैं? अच्छे अच्छे काम वो कर देने। 3 चीज़ें बताई हैं मैंने: कानून की पासदारी, ओबे द लॉ, मेंटेन इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी, और थर्ड वन क्या था? हाँ, इम्पार्शल जो है ना आपको नहीं होना चाहिए। स्ट्राइव टू बी इम्पार्शल। प्रोवाइड प्रॉम्प्ट, एफिशिएंट, क्वालिटी सर्विसेज। हर वक्त आवाम के लिए आप बैठे हुए हो, जैसे ही वो आए, जी बताएं, आप बताएं, आप बताएं, ऐसे होना चाहिए। इससे परेशान नहीं होना कि आप आर्टिकल्स में जब फर्म में जाएंगे तो आप सोचेंगे कि यार सर ने तो कहा था ये वाला होना चाहिए। इंशाल्लाह ताला अभी आपको फ़िलहाल नहीं, शायद आपके बच्चों को कभी मिल जाए। मुझे तो आज तक कभी ऐसी सर्विसेज नहीं मिली कि मैं जाऊं और टैक्स वाले जनाब मेरा इंतज़ार कर रहे हों, सर ये डॉक्यूमेंट्स मुझे दें, मैं ये फिल करके दे देता हूं, मैं करके दे देता हूं। बल्कि उल्टा क्या करते हैं, अब मौलवी साहब अन्ने हुए जो ध्यान ना करो, ज़रा सब्र करें आप, ऐसे जो है ना आपको वो मिलेगा। उससे आपको एक अच्छी फीलिंग्स आएंगी कि आई एम स्टिल लिविंग इन पाकिस्तान, राइट? मैं एक अच्छे दौर के अंदर जो है ना मैं गुजर रहा हूँ। उसके अंदर आपकी इम्यूनिटी सही होगी। सब्र, देखें, सब्र, जो साबिर है वो जन्नत में जाएगा। तो इसलिए वहाँ सब्र करना है आपने, जो मर्ज़ी हो बस आपने चुप करना है कि जी ठीक है, जो हो रहा है वो बेहतरी के लिए हो रहा है। ये सब्र का पैमाना जो है मेरा लिबरेज नहीं होना चाहिए, राइट? रिफ्रेन फ्रॉम एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन पार्टीशन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में आपने इन्वॉल्व, हमारे होते भी नहीं हैं, किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के अंदर काम नहीं करते, दलीलाना फैसला करते हैं, ये भी होता है, ठीक है? पॉलिटिकली किसी काम में इन्वॉल्व नहीं होना। सर्विसेज प्रॉम्प्ट आपको दी जाएं। एक्यूरेटली रिकॉर्ड प्रोसीडिंग्स एंड मेंटेन टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन। मैं ये समझता था कि ये जो फाइल मैं बना के लेके जा रहा हूँ ये वापडा वालों के पास, तो वो मैंने उसको पता नहीं कैसे संभाल के रखी हुई थी। काफ़ी देर से, या 8:30 हो गए हैं, वो देखें। अच्छा जी, वो मैंने, यकीन करें, संभाली कि यार कहीं गुम ना हो जाए, इसके अंदर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं। उसके पास मैं लेके गया, उसने फाड़ कर अब मारी रही। अच्छा, वो ऐसे था कि जैसे कोई रद्दी वाली कोई अलमारी नहीं होती,
तो मैं हैरान था कि उसको मिलेगी कैसे। एक और साहब आए तो उससे पूछ रहा था, उसने कहा यार वो मेरी फाइल है। कहता कोई सबूत है तुम्हारे पास कि तुमने मुझे फाइल दी थी? तो ये है। तो कैसे उसने रखी हुई थी? एहतियात के साथ, प्रॉपर उसकी रिकॉर्डिंग, हर चीज़ उसके पास रिकॉर्ड थी, राइट। वो ढूंढता कैसे था? वो एक ढेर फाइलों का नीचे फेंकता था, उसमें से दूसरी को फाइल खींचता था, उसको जनाब ऐसे करके जनाब उधर फेंकता था। ये वो कहा जा रहा है कि एक्यूरेटली रिकॉर्ड प्रोसीडिंग। प्रोसीडिंग को क्या करें? एक्यूरेटली रिकॉर्ड करें, उसको अच्छे तरीके से जहां दिल करता है फेंक दें, ताकि जो है ना आपको मिले ना उसे मिले, राइट। कुछ डॉक्यूमेंट्स उसमें से खींच दें, कुछ उसमें से खींच दें, देखी जाएगी जो होगा। एक्यूरेटली रिकॉर्ड प्रोसीडिंग एंड मेंटेन टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन इन द स्ट्रिक्टेस्ट कॉन्फिडेंस। उस कॉन्फिडेंस के अंदर जो है वो आपको रखनी चाहिए ताकि कोई और इसको देख ना सके। रिफ्रेन फ्रॉम सोलिसिटिंग गिफ्ट फ्रॉम एक्शंस एंड नॉन एक्शंस। उनसे गिफ्ट नहीं लेने आपने, सही है। हमसे कोई गिफ्ट कभी उन्होंने लिया भी नहीं है, राइट। वो तो ईदी मांगते हैं कि जनाब ईदी क्या दे रहे हैं आप हमें, इसलिए वो उसको गिफ्ट कहते भी नहीं है। मेक रीजनेबल एफर्ट टू कलेक्ट द प्रॉपर अमाउंट ऑफ, ये काट दें बस आप, राइट। तो फिर आपको समझ आ जाएगी। उनसे सही टैक्स कलेक्ट आप करें, राइट। रिस्पॉन्ड टू वैलिड टैक्स पेयर रिफंड क्लेम्स। जब भी रिफंड क्लेम करने आए उसको फौरन रिस्पॉन्ड करें, उसको फौरन क्या करें? रिफंड दें। क्या करें? उसको रिफंड कर दें। किसको? बंदे को रिफंड कर देते हैं। ये वो आता है रिफंड लेने की, उसको चल रिफंड, फिर वो वहां से वो निकल जाता है। जिस दिन आपने रिफंड के टैब के ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो वो आपकी, आपके अब्बू की, आपके दादा परदादा सब की रिटर्नें खोल लेता है। वो अपनी बैंक स्टेटमेंट ले आओ, अपनी फलां चीज़ भी ले आओ, अपनी फलां चीज़ भी ले आओ। अब जिसने रिफंड लिया होता है ना, वो बेचारा तौबा कर रहा होता है कि या अल्लाह वो कौन सा मनहूस घड़ी थी कि मैंने इसे रिफंड मांग लिया। बल्कि बाज़ औक़ात मज़ीद पैसे दे के जान छुड़वानी पड़ती है कि इंशाल्लाह आइंदा मैं रिफंड आपसे नहीं मांगूंगा। तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि फ़ौरन रिस्पॉन्ड टू वैलिड टैक्स पेयर रिफंड, उसको फ़ौरन जो मांग रहा है उसको रिफंड भी आप कर दें। ऐसे लिख नहीं आना खुदा के वास्ते पेपर में। समझ आ रही है ना मेरी बात? में से आपको समझ आ रही है मैं मजाक कहाँ कर रहा हूँ, ठीक क्या कर रहा हूँ? हर चीज़ को सीरियस नहीं ले लेना। एजुकेट टैक्स पेयर्स ऑन देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, राइट। उनके राइट्स के मतलब और रिस्पॉन्सिबिलिटी के मतलब। पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी का बताएं कि उसने क्या क्या चीज़ आपको कहाँ कहाँ लेकर आनी है। वो जो आते हैं ना, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं, तो रमज़ान में उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई जाती है। क्या करते हो काम? जी मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। किसका? PTCL का, नेस्ले का। तो रमज़ान आ रहा है, फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई जाती है। टैंक के 2 बड़े डब्बे, दूध के डिब्बे और ये सारी चीज़ें कल। तो आप क्या करें? टैक्स पेयर को एजुकेट करें कि उसकी ज़िम्मेदारी क्या है, राइट। और एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स क्या हैं, ये किसके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उसकी, अपनी नहीं बतानी कि मेरा हक है कि तुमने मुझे ये सारी चीज़ें। एजुकेट टैक्स पेयर ऑन द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर द हाइएस्ट पॉसिबल लेवल्स ऑफ वॉलंटरी कंप्लायंस टू दी लॉज। उसके राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आप उसको बताएं। अच्छा, पहले मुझे आप बताएं कि आपको क्या समझ आई। असल में हम चल रहे थे इसके फेट के ऊपर। फिर हमने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर किन प्रॉब्लम्स, कौन से इश्यूज क्रिएट कर सकता है और उसके लिए उसको क्या करना चाहिए, पॉजिटिव स्टेप्स लेने चाहिए। इसके साथ प्लस हमने एक और चीज़ की कि एडमिनिस्ट्रेटर ने जो टैक्स इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज़ हैं उनके लिए बता दिया गया कि इनको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। क्या करना चाहिए इनको वो सारी अच्छी चीज़ें लिखनी है आपने, राइट। इनको टैक्स पेयर को एजुकेट करना है, अगर आप इसी को याद करना शुरू करें। और क्या करना है? इनको कानून की पासदारी करनी है, ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी के साथ ड्यूटी करनी है, टैक्स पेयर को इम्पार्शल नहीं होना, टैक्स पेयर को फैसिलिटेट करना है,
वो उसके रिकॉर्ड को अच्छी तरह से मेंटेन करना है, जैसे मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके क्या हो गए कैनन्स, और इसके क्या हो गए हमारे एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर ये आ गए। ठीक है जी, यहाँ पर कोई क्वेश्चन हो तो पहले पूछ लें। एक वो सर कह रहे थे कि यार ये आप बच्चों को करवा रहे हैं तो ये तो बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा जी आप मैंने क्लेम किया हुआ, पता नहीं आप ऐसे मेरे क्लेम को ख़राब कर दें। मैंने कहा जी आप सुन लें, इनको आते हैं नहीं आते आपको? दिल से नहीं आवाज़ आई? यू कैन रिप्रोड्यूस और नॉट? यस, कर सकते हैं। लें जी, अब आप आ गए हैं, राइट? अब आ गए हैं आप। आपको किसने अपॉइंट किया है? टैक्स पेयर ने। आप उस टैक्स पेयर के वकील हैं। अच्छा, पहले इसकी हम ज़रा पॉजिटिवली देखें कि इसकी पॉजिटिविटी क्या है, कि इसको इसका ख्याल करना चाहिए, क्योंकि सैलरी या रेम्यूनरेशन इसने देनी है। सैलरी तो नहीं, रेम्यूनरेट किसने करना है? पैसे इसने देने हैं। तो इसको इसका ख्याल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? ऐसे ही है कि जिसने उसको पैसे दिए हैं उसका ख्याल करना चाहिए। मेरे घर के अंदर एक साहब हैं, अगर वो आके कोई काम करते हैं तो सबसे पहले उसको ये होना चाहिए कि वो वाला काम जो उनको मैं दे रहा हूं वो इंसानों की तरह कर सकते हैं। ये पहली चीज़, यानी काम उनको आता है, ये अलग चीज़ है। एक है काम मेहनत से करना, ये दूसरी चीज़ है। हाँ, आप कॉम्पिटेंट नहीं है उस काम के, मेहनत बहुत कर रहे हैं, तो आप प्रोफेशनलिज्म को सही एम्प्लॉय नहीं कर रहे। और आपको काम बहुत अच्छा आता है लेकिन कर नहीं रहे, फिर भी आप जो हैं वो वन साइडेड पे हैं। यानी आपको अगर एक नोट है ना 5,000 रुपए का, तो इसको आधा फाड़ के किसी के पास ले जाएं और उसे कहें कि साहब इसकी मुझे, चले ये 2,500 का नोट है, आप मुझे 2,000 रुपए की कुछ चीज़ें दे दें, तो वो क्या देगा आपको? धिक्का, तो दफ़ा हो जाए इधर से, इसका आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा ना। लेकिन वो कहेगा ये वाला इसका 7 वाला हिस्सा लेके आओ, तो फिर मेरे से क्या ले लो? तो ये है, ये समझे कि ऐसे नोट की तरह है। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी ये एक चीज़ है, राइट, और उसके ऊपर ड्यू डिलीजेंस के साथ काम करना ये दूसरी चीज़ है। यानी मेहनत के साथ काम करना ये दूसरी चीज़ है। ये दोनों चीज़ें मिलके आपके एथिक्स को सेट करेंगी। दूसरा, आपने इसकी इंफॉर्मेशन को कहीं आगे गलत डिस्क्लोज नहीं करना जो इसने आपको मना की हुई है, क्योंकि आप इसके क्या हैं? कंसल्टेंट हैं। समझ आ रही है ना? देखें, आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, आप डॉक्टर को एक तकलीफ बताते हो, आप बाहर चले जाओ तो दूसरा पेशेंट आता है, तो वो उसको उसकी कोई बताना शुरू कर दे बीमारी कि जो अभी उठ के गया ना, इसको ये प्रॉब्लम्स है, राइट, इसके घर में लड़ाई रहती है, ये वजह है इसकी। ये बुरी बात है ना कि आप उसको जो है उसकी इन्फॉर्मेशन बगैर उसके पूछे, राइट, और इसी को ब्लैकमेल नहीं करना शुरू कर देना। यानी इसी ने आपको पॉइंट किया है और आप इसी को क्या करें? ब्लैकमेल करना शुरू कर दें। ये भी काम आपने नहीं करने। ये चीज़ें, असल चीज़ें ये हैं हमारे लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, कि हमें इसको क्या करना है? एम्प्लॉय करना है, राइट। लेकिन इस वजह से इस बेचारे को ऐसे नहीं कर देना आपने कि उसको बाद में समझ आए कि ये जो मेरा मुहाफिज था असल में मुझे ये असल मार रहा है। ये वाला काम आपने नहीं करना। क्लियर? ये देखिएगा, इंटेग्रिटी, ये वही चीज़ आ गई। साख आपकी होनी चाहिए। जो टैक्स पेयर है उसको पता होना चाहिए कि मैं जिस साहब को अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं, ही इज़ अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी, ही विल प्रोवाइड दीज इंफॉर्मेशन ऑनेस्टली। ये मेरा सही काम करेगा और टाइम के ऊपर जो है वो आगे लेके जाएगा। टैक्स प्रैक्टिशनर शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट इन ऑल प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप। उनको बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना। स्ट्रेट फॉरवर्ड डजंट मीन कि उसको गालियां देनी शुरू कर दे, मतलब सीधी बात करे कि जनाब आपका ये केस है, इस तरह से मैं इसको पुटअप करूंगा और ये इसका तरीक़ेकार, इसके आउटकम्स ये होंगे। ऑब्जेक्टिविटी,
मकसद जो बात देखें, इसके ऑपोजिट वर्ड है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव आप उसको बता रहे हो वो है नहीं, ऑब्जेक्टिव कुछ और है और क्या कुछ और रहे हो। ठीक है, द टैक्स प्रैक्टिशनर शुड नॉट अलाउ बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स टू ओवरराइड देयर प्रोफेशनल और बिजनेस जजमेंट। जो है उनको, उनकी जो ऑब्जेक्टिव है वो बड़ा क्लियर होना चाहिए और उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। यू कैन से दैट इन इंग्लिश, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टैक्स प्रैक्टिशनर शुड बी वेरी क्लियर एंड ही शुड अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और उसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ये देखें, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड ड्यू केयर, असल में ये दो अलग अलग चीजें हैं, इसको दो ही हिस्सों में होना चाहिए था। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, मुझे टैक्स नहीं पढ़ाना आता और मैं टैक्स पढ़ाई जा रहा हूं, तो मेरी प्रोफेशनल इनकॉम्पिटेंसी है कि मैं ये काम नहीं कर सकता। राइट, मैं अभी, मेरी बेटी एडमिट थी हॉस्पिटल में, तो मैंने देखा कि कुछ डॉक्टर्स ऐसे आते थे जो कॉम्पिटेंट नहीं होते थे और सिर्फ अपनी दिहाड़ी लगाने के लिए आते थे। मुझे बात करके समझ आती थी कि इस बंदे को केस का पता ही नहीं है, ये सिर्फ आया हाँ जी हाँ जी। मैं उसे पूछ रहा हूँ, अच्छा मैं बैठा हुआ हूँ और वो आया, हाँ जी ऐसे फाइल पकड़ी है, साथ वो एक लेडी डॉक्टर है, साथ एक नर्स है, हाँ जी ये मेडिसिन लग रही है, ये लग रही है, और निकलने लगा। मैंने कहा सर हम भी बैठे हैं, पैसे देने हैं आपको, तो हमसे भी तो बात करके जाएं। जी जी बताएं आप, भाई ये मेडिसिन जो है जो आप चला रहे हैं क्या डायग्नोज है? हाँ हाँ वो आपकी कंसल्टेंट बताएंगी। कंसल्टेंट को अलग फीस अगर मैं दे रहा हूँ, तो आप यहाँ क्या जनाब आलू लेने आए हुए हैं? आप किस लिए आए हुए हैं? यानी ये है, उसको केस का ही नहीं पता और वो सिर्फ अपनी दिहाड़ी के चक्करों में, हॉस्पिटल वाले ने कहा कि जाओ यार चक्कर लगाओ, पेशेंट भी खुश हो जाए कि काफ़ी चक्कर लग रहे हैं, और उसके बाद मुझे जो चक्कर आने हैं वो तो मुझे ही पता है। ये है कि उसको पता ही नहीं केस का। वो जी आपकी कंसल्ट, मैंने कहा अच्छा जी आप मेडिसिन कब चेंज करेंगे, ये मेडिसिन SOS दे रहे हैं, ये ट्वाइस, यानी उसको फ्रीक्वेंसी तक का नहीं पता एक डॉक्टर को। मैं हैरान आपको मैं बता रहा हूँ, ये हमारे मुल्क के हालात हैं। मैं डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ जिसने 4000 रुपये बाद में बिल ठोका हुआ था, इस बात का कि उसे पता कख नहीं था, उसको उसकी मेडिसिन की हाफ लाइफ का नहीं पता था जो मैं उससे पूछ रहा था। तो ये नहीं होना चाहिए आपके अंदर कि आप अगर कॉम्पिटेंट नहीं हैं तो ना करें। और फिर है ड्यू केयर, आप उसकी केयर करें। मैं दो बातें अलग अलग समझ आ रही है ना? आपके अंदर ताकत है, आप प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट हैं, काम पूरा तसल्ली से नहीं कर रहे, ये दूसरी बात है। आपके अंदर कॉम्पिटेंसी नहीं है तो ड्यू केयर का तो फायदा ही कोई नहीं है, जितनी मर्जी केयर करते रहें तो फिर उसका भी कोई फायदा नहीं है। ये दोनों चीजें, तो इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। टैक्स प्रैक्टिशनर हैव अ ड्यूटी टू मेंटेन देयर प्रोफेशनल नॉलेज, skill and such a level that a client or employer receive competent services. You have to provide competent services to your client. If you are not carrying such level of competent services, then you should avoid these kind of employment. आपको इस employment से क्या होना चाहिए, बाहर निकल जाना चाहिए। And the work should be done with a very due care. Diligently आपको ये काम सारा employ करना चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी, और आपको उसकी, यू शुड नॉट डिस्क्लोज दैट इंफॉर्मेशन विदाउट द प्रॉपर कंसेंट ऑफ द क्लाइंट, राइट, अनलेस अ लॉ इज आस्किंग फॉर द डिस्क्लोजर ऑफ सच इंफॉर्मेशन, और ये डिस्क्लोजर आपको शुरू में देना चाहिए। दिस इज व्हाट कॉल्ड कॉन्फिडेंशियलिटी, कि आपने उसकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को उसकी मर्जी के बगैर कहीं पर डिस्क्लोज नहीं करना। देन है जी प्रोफेशनल बिहेवियर। देखें ये चीज़ फ़र्क है, मैं यहां पर लिखता हूं। पहली चीज़ कौन सी थी? इंटेग्रिटी। नेक्स्ट क्या थी हमारी? ऑब्जेक्टिविटी। देन प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी प्लस ड्यू केयर, और देन है हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी
एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। कॉन्फिडेंशियलिटी की आपको क्लियर हो गया, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड ड्यू केयर, ऑब्जेक्टिविटी, इंटेग्रिटी। ये प्रोफेशनल बिहेवियर क्या होता है? देखें, एक है कि मेरे पास कोई साहब आ रहे हैं, मैं सिर्फ उसका काम करता हूं, उसके जो आउटकम्स हैं वो उसको नहीं मैं बता रहा, राइट? या मेरा बात करने का स्टाइल उसके साथ बहुत बुरा है, रख दें जी इधर, ठीक है चले जाए, मैं कर लूंगा खुद ही, मुंह पे मेरे तेवरियां चढ़ी हुई हैं और गुस्सा मुझे जो है ना वो खाम का चढ़ा हुआ है। भाई आपकी बीवी ने अगर आपको तंग किया है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जिसने पैसे देने उसके भी सर चढ़ जाएं आप, इसका ये मतलब तो नहीं है। बिहेव, उसके साथ बिहेव कैसे करना है वो प्रोफेशनल होना चाहिए। मैं आपको एक दफ़ा एक वाक़या सुनाता हूँ कि मेरे एक टीचर थे, टाइम कितना, मेरे एक टीचर थे, मैं उनके पास कोई टैक्स का काम लेके गया, तो आप यकीन करें मुझे गाड़ी तक छोड़ने आए वो। मैंने लाख कहा कि सर आप ना आए प्लीज़, नहीं कहा नहीं नहीं आप मेरे इस वक्त क्लाइंट हैं, यू आर नॉट माई स्टूडेंट। तो वो मुझे उन्होंने प्रॉपर मुझे गाइड किया, ये होगा ये होगा, पूरे कॉन्सिक्वेंसेस, ये जो आप केस लेकर आए हैं इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसको ऐसे हम पुटअप करेंगे, पूरी स्टेजेस मुझे बता के भेजी, ये होना चाहिए, राइट? तो आप देखिएगा इसका कोई वर्ड बनता है IOPC, POCI, ये क्या बनता है? कॉपी बनता है, वो बोलो COP। तो प्रैक्टिशनर को क्या करना चाहिए? नकल करनी चाहिए, कॉपी करनी चाहिए। देखिएगा, कॉपी, C फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, राइट? O ऑब्जेक्टिविटी, राइट? P फॉर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, ड्यू केयर एंड प्रोफेशनल बिहेवियर, राइट? और I इंटेग्रिटी, ये इसको मेंटेन करनी चाहिए, राइट जी? तो ये हमारा आज जो था हमारा अपना एरिया कंप्लीट हुआ था। एक प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ये हमारा लास्ट है कल, इसका 4th पिलर जो है, राइट? जो स्टूडेंट जिन्होंने नया ज्वाइन किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि इसको वो देख लें, ठीक है जी? थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।